जोहार। कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में मंगरा भाई का भी जोहार और किसान भाई का बहुत बहुत स्वागत। मंगरा भाई जोहार तो हम लोग कर ही चुके थे। जोहार कर चुके, लेकिन थोड़ा हम स्पेशल तरीका से अच्छा। अपना पहचान बनाना चाह रहे हैं ना। मंगरा भाई स्पेशल पहचान बना रहे हैं, अब ध्यान रखिएगा। तो भाई स्पेशल पहचान तो इनकी बनती रहेगी, लेकिन हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कृषि संबंधी जानकारी के लिए कृषि समाचार। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के 17 जिलों के लिए है सब्जी बीज उत्पादन योजना। खूंटी में धान फसल में तनाछेदक कीट के नियंत्रण के लिए ट्राइको कार्ड का वितरण। आज हमारे साथ हैं सफल किसान नरेश किस्कू। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार के कृषि एवं गन्ना विकास विभाग उद्यान निदेशालय रांची द्वारा राज्य के 17 जिलों में रबी सब्जी फसलों के लिए बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाने की योजना है। इस योजना के तहत सब्जी बीज उत्पादन के लिए इकाई लागत 50,000 रुपये है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों को 100% और निजी क्षेत्रों को 50% अनुदान दिया जाएगा। इस कार्य के लिए इच्छुक कृषक, उद्यमी, सहकारी समिति और कृषक समितियों से परियोजना प्रस्ताव सहित बैंक इंडेड लिंकेज के साथ आवेदन विहित प्रपत्र में 21 अक्टूबर 2013 तक मुहरबंद लिफाफे में आवेदन आमंत्रित हैं। खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड में धान फसल में लगने वाले तनाछेदक कीट के रोकथाम के लिए किसानों के बीच आत्मा की ओर से ट्राइको कार्ड का वितरण किया गया। एक कार्ड 1 एकड़ खेत के लिए उपयोग किया जाता है। ये तनाछेदक का रोकथाम के लिए हम लोगों ने ट्राइको कार्ड का वितरण किया है। वो किसानों ने 1 एकड़ में 8 स्थान पर ट्राइको कार्ड लगाएंगे। वो पत्ते में, धान का पत्ते में, जिससे तनाछेदक वहाँ पर कंट्रोल यानी उसका रोकथाम हो जाएगा। और जो किसान धान फसल में रासायनिक दवाइयों के माध्यम से खरपतवार नियंत्रित करना चाहते हैं, वो नॉमिनी गोल्ड की 22 पेरीबैक्स सोडियम नामक दवा की 1.5 लीटर मात्रा प्रति 500 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाई, अगर आप अपनी धान फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक दवा से बने घोल का छिड़काव करना चाहते हैं, तो फसल की अवस्था के अनुसार कृषि विशेषज्ञ की परामर्श पर अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करें। किसान भाई का 25 से 30 दिन की फसल हो गई हो, तो वैसी परिस्थिति में नॉमिनी गोल्ड यानी उसका 22 पेरीबैक्स सोडियम नाम की एक दवा आती है, उसका 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। तो इस दवा से आपको जो भी चौड़ी, सकरी और मोथा कुल के खरपतवार होंगे, वे काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाते हैं। दूसरा, यदि किसान भाई रोपाई किए हैं तो उस समय 7 से 10 दिन पर भी एक खरपतवारनाशी आता है, जिसको पायरिजोसल्फुरॉन या साथी नाम की दवा कहते हैं। वह छिड़काव कर देने से काफ़ी लंबे समय तक हमारी फसल खरपतवार रहित होती है। जो किसान तेलहनी फसल तीसी की खेती करने जा रहे हैं, वो इसके बेहतर उत्पादन के लिए शेखर और T397 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। तेलहनी फसल तीसी की उन्नत खेती के लिए आवश्यक शर्त है। तीसी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव और उसकी वैज्ञानिक विधि से बुआई हमारे विशेषज्ञ सिंचित और असिंचित भूमि के लिए अलग अलग प्रभेद अपनाने की सलाह देते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अगर आप तीसी की खेती करना चाहते हैं तो उन्नत किस्में हैं शेखर, जो कि सिंचित अवस्था के लिए है, T397 जो असिंचित अवस्था के लिए है। उसको उचित दूरी यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्ति से पंक्ति दूरी रखें और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर बनाए रखें। किसान भाई नवीन हंसिया की सहायता से धान, गेहूं, चना, जौ सहित घास की कटाई भी कर सकते हैं। साधारण हंसिया की तुलना में इससे 26% मजदूरी की बचत तथा 27% संचालन खर्च में भी बचत होती है।
अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो आइए मिलते हैं नरेश किस्कू से। कामयाब किसान नरेश किस्कू जिला जमशेदपुर के गोरगेंडा गांव के रहने वाले हैं। इनकी पसंदीदा फसलों में अनाज और कंदिया सब्जी दोनों शामिल हैं। एक तरफ इनके खेतों में धान की फसल लहलहा रही है, तो दूसरी ओर ओल लगा हुआ है। हमने पढ़ाई छोड़ करके खेती में आए और खेती कुछ सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, तो हमको जानकारी मिली थी कि केवी के इस पे सहयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह देती है। हमने केवी के में जा कर के ट्रेनिंग किए और आधुनिकीकरण फसल उत्पादन किए, उसके बाद सब्जी उत्पादन किए, जीवन बसर कर रहा हूँ अच्छी तरह। और हमारे 2 बाल बच्चे हैं जो कि हम इंग्लिश मीडियम में अभी पढ़ा रहा हूँ। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2100 रुपए, चावल मध्यम 2200 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 2700 रुपए से 5300 रुपए, गेहूं 1450 रुपए से 2200 रुपए, चना 3750 रुपए से 4200 रुपए, दाल अरहर 5400 रुपए से 6500 रुपए, दाल मसूर 4400 रुपए से 5200 रुपए, दाल चना 4500 रुपए से 5400 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 900 रुपए से 1200 रुपए और प्याज 3800 रुपए से 4500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में हम लोग देखें मौसम के बारे में, मंडी के भाव के बारे में और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी और उससे संबंधित विषयों के बारे में हमने जानकारी ली। तो हम आगे आपसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद
और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद किसान भाई बहनों का फिर से स्वागत है। तो हमारे किसान भाई बहन जो फसल लगाते हैं तो उसमें खरपतवार के नियंत्रण में कोनो वीडर की क्या भूमिका होती है, कोनो वीडर से कैसे खरपतवार हम नियंत्रित कर सकते हैं, यही है ना आज? हाँ, एकदम सही बुझे। देखिए किसान भाई बहन, हम लोग जब अपने खरपतवार नियंत्रण करते हैं, खरपतवार घास पतई सब निकालते हैं खेत से, तो बहुत तरीके से निकालते हैं। हाथ से भी निकालते हैं, कीटनाशक का भी इस्तेमाल करते हैं और कृषि उपकरणों का भी इस्तेमाल करते हैं। कृषि उपकरण एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बहुत कम समय में, कम लागत में, तेज गति के साथ इस काम को निपटा सकते हैं और इसमें बहुमूल्य भूमिका निभाती है कौन? एक कृषि उपकरण जिसका नाम है कोनो वीडर। और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विनय कुमार। आज हम जानेंगे कि धान में जो खरपतवार होते हैं उनका नियंत्रण कैसे करें और नई आधुनिक विधि जो आई है उनमें कौन कौन सी यंत्र हैं, उनका प्रयोग वो कैसे करेंगे। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ केवीके बोकारो के इंजीनियर विनय कुमार जी हैं, जो कि बताएंगे कि नई तकनीक का प्रयोग कैसे करें। विनय जी, सबसे पहले बताइए कि जो हमारे किसान भाई अभी धान लगाए हैं तो उनमें आम समस्या आती है खरपतवार की, तो पारंपरिक विधि द्वारा जो खरपतवार का नियंत्रण करते हैं और जो अभी आधुनिक तकनीक नई नई आई हैं उनके द्वारा जब खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो उन दोनों के बीच कैसे भेद करेंगे? हमारे राज्य का और ख़ास के ज़िले का धान जो है प्रमुख फसल है, सबसे प्रमुख फसल है धान। और धान की खेती में ही सबसे ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। स्टार्टिंग से ही खेत को तैयार करना, निकाई गुड़ाई या उसकी हार्वेस्टिंग की बात हो, थ्रेशिंग की बात हो, मतलब हर ऑपरेशन में काफ़ी श्रम की आवश्यकता होती है। और खरपतवार नियंत्रण की बात है तो हमारे पूरे खेती जो धान की खेती करते हैं उसमें 10 से 15% जो है श्रम का भाग जो है वो खरपतवार नियंत्रण में जाता है। और किसान भाई जितने भी आधुनिक यंत्र हैं उसकी जानकारी नहीं है और इन यंत्रों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई धान की खेती जो करते हैं और धान की फसलें जो लगाते हैं वो कतार में नहीं लगाते हैं। तो कतार में नहीं लगाने के कारण जो है वो इस यंत्र का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगर हम ये धान की खेती में आधुनिक कृषि यंत्र का उपयोग करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम किसान भाई को ये फसल जो है कतार में लगाना होगा और कतार की दूरी जो है वो 22 से 25 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, तभी जो है इन यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास के हमारे किसान भाई जो है अभी जो पौराणिक विधि से खरपतवार नियंत्रण करते हैं वो खास के जो है हाथ से निकालते हैं। इसमें ज़्यादा महिलाएं इन्वॉल्व होती है। हाथ से निकालते हैं या कुदाली का इस्तेमाल करते हैं जिससे घास निकालते हैं, जिसमें काफ़ी ड्रेजरी है, काफ़ी थकान अनुभव करते हैं। खास के वो झुक के घास को निकालते हैं, कमर में दर्द हो जाता है और काफ़ी जो है उनको प्रॉब्लम्स हो जाता है, मेडिकली ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो जाती है, जिससे उनके श्रम इफेक्टेड होता है, श्रम शक्ति एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है। और वो पौराणिक विधि से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं तो एक दिन में वो 8 से 10 डिसमिल में अधिक से अधिक जो है वो खरपतवार का नियंत्रण कर पाते हैं। तो वो कौन कौन से नई तकनीक हैं और नए नए यंत्र हैं जो हमारे किसान भाई धान के खरपतवार नियंत्रण करने में प्रयोग करेंगे? किसान भाई जो है बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं खास के जो आपके ज़िले में हर जगह उपलब्ध है। अभी खास के जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर यंत्र है वो कोनो वीडर है। कोनो वीडर बिल्कुल सिंपल ही है। उसमें एक फ्लोटर होते हैं, 1-2 रोटर होते हैं, वो कांटेदार होते हैं, फ्रेम होता है और उसमें हैंडल होता है लंबा। वो हैंडल एडजस्टेबल होता है। वो श्रमिक के हाइट के उसके ऊंचाई के आधार पे उसको फिक्स करना पड़ता है। उसके बाद में इसको जो है ऑपरेट करते हैं हम। और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका कीमत जो है कोनो वीडर का करीब 1800 रुपया अभी है, जिसको ख़रीद के वो इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के समय जो है हैंडल को है आगे और पीछे करते हैं और आगे बढ़ता जाते हैं। इसकी क्षमता भी काफ़ी है। एक दिन में जो है करीब जो है 30 से 35 डिसमिल में हम कोनो वीडर के द्वारा जो है
हम निकाई गुड़ाई कर लेते हैं। अब एक आम समस्या आती है हमारे किसान भाइयों की कि वो जो क्रोनो वीडर है कहाँ से खरीदें, इसके लिए आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव दें? हमारे किसान भाई जो है हमारे जो है ये यंत्र जो है इस्तेमाल करते हैं, कोनो वीडर है। कोनो वीडर के अलावा भी बहुत सारे यंत्र हैं जिसकी भी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। तो कोनो वीडर के अलावा है जापानीज पैडी वीडर है, वो भी हस्तचालित ही है, जिसकी क्षमता भी है एक दिन में करीब करीब 30-32 डिसमिल में जो है वो खरपतवार का नियंत्रण जो है कर लेते हैं। उसकी बनावट भी रोटर होता है जिसमें एक कर्व फिंगर होते हैं। दोनों में अंतर ये है कि कोनो वीडर जो है घास को क्रश करता है, क्रश करके मिट्टी में वो मिक्सअप कर देता है, और जापानीज पैडी वीडर है वो घास को निकाल देता है, नोच देता है, नोच करने के बाद मिट्टी में मिक्स कर देता है। तो दोनों में यही अंतर है, लेकिन इफ़िशेंसी कोनो वीडर का ज़्यादा है, वो ज़्यादा इफ़िशेंसी है, इसकी इफ़िशेंसी थोड़ा कम है। वो इजी ऑपरेशन है उसका कोनो वीडर का है, जिसका इस्तेमाल बहुत आसान है। और तीसरा जो है खरपतवार नियंत्रण का यंत्र है जो पावर ऑपरेटेड है, सेल्फ प्रोपेल्ड स्वचालित, जिसमें एक फ्लोटर होते हैं और 2 कर्व टाइन्स होते हैं, जिसके द्वारा जो है वो अगर कतार से है उसमें जो है उसको हम चलाते हैं, उस मशीन को चलाते हैं, उसकी क्षमता काफ़ी है। अगर सेल्फ प्रोपेल्ड मोटराइज्ड अगर वीडर है, पैडी वीडर है, तो एक दिन में 1 से 1.5 हेक्टेयर भूमि में हम खरपतवार का नियंत्रण कर लेते हैं। तो किसान भाई जो है इसे मार्केट से भी उपलब्ध कर सकते हैं, या भूमि संरक्षण विभाग में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम है सब्सिडी पे, तो उस स्कीम के तहत भी ये उपलब्ध कर सकते हैं भूमि संरक्षण विभाग से, जिसमें कि 50% सब्सिडी पे, 50% की सब्सिडी पे किसान भाई को उपलब्ध हो जाएगा। और अगर इसके इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी उन्हें श्रम की बचत होती है, थकान भी कम होता है, और अधिक भूमि में खरपतवार नियंत्रण कम समय में कम पैसे में वो कर सकते हैं। हमारे किसान भाई उपयोग करेंगे तो इसके लिए प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है, और इसका प्रशिक्षण हमारे किसान भाई को कहाँ से प्राप्त होगा? इसके प्रशिक्षण के लिए हमारे जो है सरकार की ओर से हमारा जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय अनुसंधान संस्थान द्वारा जो है ये हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है, और बहुत सारे एनजीओ के द्वारा भी जो है ये कृषि विज्ञान केंद्र जो है रन कर रहे हैं। तो यहाँ ये यंत्र उपलब्ध है, सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है, और यहाँ वैज्ञानिक हैं, कृषि यंत्र संबंधित वैज्ञानिक हैं अभियंत्रण विभाग के। वो किसानों को, खास के वो किसान अगर सुदूर गाँवों में, दूर गाँवों में भी है, तो इस यंत्र को वहाँ ले जाकर खेतों में इसको कैसे हम ऑपरेट करेंगे वो बताते हैं कृषि वैज्ञानिक लोग, हम लोग बताते हैं उसको, और उसे देख के वो काफ़ी लाभान्वित होते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, और उसे रिपेयरिंग का भी प्रशिक्षण देते हैं। अगर उसमें किसी तरह का रिपेयर की आवश्यकता है, ऑपरेशन में कोई तरह का प्रॉब्लम है, तो उसकी भी प्रशिक्षण दी जाती है। कम से कम समय में जो खरपतवार सबसे बड़ी समस्या है उसका नियंत्रण करना चाहते हैं तो विनय जी के द्वारा बताए गए नई तकनीकों का उपयोग करें। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा तो बहुत लेकिन बढ़िया जानकारी। हम खाली कोनो वीडर का नाम सुने थे, कोनो वीडर देखे थे, लेकिन कैसे काम करता है और कितना जल्दी काम होता है और इससे किसान को कितना फायदा हो सकता है। फायदा तो होता ही है, क्योंकि किसान भाई बहन जब हाथ से काम करना शुरू करते हैं, खरपतवार हटा तो लेते हैं लेकिन वक्त काफी लग जाता है उसमें। हाँ, तो समय का बचत अब हम लोग भी कर रहे हैं। और अगली जो जानकारी हम लोग दे रहे हैं वो हैं एक सफल पशुपालक जेरोम सोरेंग जी। जेरोम सोरेंग जी सेवानिवृत्त हैं, 71 वर्षीय हैं और बहुत अच्छा पशुपालन कर रहे हैं। अलग अलग पशुओं को पाल रहे हैं, जैसे कि सूकर पालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है। हाँ, और बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। ये एक प्रेरणादायी शख्स हैं हमारे बीच, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं उस सफल किसान से। किसान भाइयों, हम आज एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनकी उम्र 71 वर्ष है। यूँ तो कहा जाए कि इस उम्र में लोग मोक्ष की इच्छा करते हैं, लेकिन मोक्ष का सही माने बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गौर गोरा के एक सफल किसान। यूँ कहें ये पहले प्रोफेसर थे, साइकोलॉजी के प्रोफेसर, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर जे सोरेंग। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप अवकाश प्राप्त के बाद आज आपका 71 वर्ष की उम्र हो गई और 72वें में आपका कदम पड़ा है और इस वक्त आप एक खेती किसानी कर रहे हैं, तो आपने ये
चीज़ सोचा कैसे? तो मैं सोचने लगा कि पढ़ाई लिखाई कुछ और है, खेतीबाड़ी कुछ और है, और मनोविज्ञान पढ़ाते पढ़ाते ऐसे हम फील्ड स्टडी भी करते थे, तो हमको पता ऐसे लगा, महसूस हुआ कि लोग खेती से दूर भाग रहे हैं और शहर की ओर आ रहे हैं और मजदूर बन रहे हैं और खेतीबाड़ी छोड़ते चले जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं ये चीज़ करके दिखाया जाए कि खराब से खराब ज़मीन में भी कुछ खेती होके अपनी जीविका उपज सब चीज़ किया जा सकता है। तो इसीलिए जब मैं 1974 में इस बस्ती के संसर्ग में आया तो यहाँ लोगों ने कहा कि भाई आप आइए हम लोग के साथ काम कीजिए। तो हमको एक यही ज़मीन मिली जिसमें सिर्फ गिट्टी खोदा जाता था और मिट्टी मुर्म मिट्टी निकाला जाता था। तो हम बोले कि इसी को डेवलप करके देखें। तो मेरे एक फ्रेंड मिस्टर A.L. चौबे जो थे वो सिंगरी फर्टिलाइज़र के फील्ड अफसर थे, तो उन्होंने कहा मैं आपको सिखाता हूँ। उन्होंने सिखाया तो उसी को मैं अप्लाई करते हुए ये बंजर ज़मीन में, ये पथरीली ज़मीन में धीरे 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 अपनी ही ताकत से कुछ लेबर लगा के ये ज़मीन बनाया और अभी इस स्थिति में आ गई है कि जो चीज़ मैं लगाता हूँ उस वही चीज़ सफल हो जाता है और यहाँ तक कि प्राइजेस भी मिल जाते हैं। ये धान की खेती, गेहूं की खेती, सब्जी की खेती, सब चीज़ करके मैंने देख लिया। इसके बाद में मैं सोचने लगा कि इसके साथ और क्या किया जाए। तब कभी कभी पढ़ते थे कि नहीं कि सब्जी भाजी और ये खेती बाड़ी के साथ साथ अगर दूसरा व्यवसाय भी किया जाए तो इसमें और फ़ायदा होता है। तब मैं ढूंढने लगा कि क्या किया जाए। तो मेरे रिटायरमेंट 2002 में हुई। 2003 में पूरा फ्री रहकर मैं ऐसे ऐसे लोगों के पास में जाने लगा जिनकी जमशेदपुर के अंदर में कुछ बिजनेस हैं। जैसे सबसे पहला मेरा एक दोस्त निकला मिस्टर B.N. पाल करके। उनका काम का शुरुआत हुआ था कि वे सेल्समैन थे एक पेट्रोल पंप में। सोरेंग साहब, आप धान की खेती करते हैं, सब्जी की खेती करते हैं, साथ ही मैं अपने पीछे देख रहा हूं कि आप सूकर पालन किए हुए हैं। तो ये सूकर पालन का और धान के साथ क्या सामंजस्य आपने अपनाया है? तो ये मैंने देखा कि सूअर पालन करने से इसमें फ़ायदा है कि इसका जो गोबर निकलेगा वो हमारे खेती में काम आ जाएगा। तो इससे मेरी बचत गोबर खरीदने से बचेगी, लेबर का कॉस्ट से बचेगा। इसीलिए मैंने ये पालन किया और इसको मैंने अपना यानी एक प्रकार से कहूँगा कि मनोविज्ञान का इसमें अप्लाई किया कि इसके जो धुलाई पुछाई से पानी जो जमा होता है इसको मैं डायरेक्ट खेती पर लगा देता हूँ और इसे मशीन से करता हूँ, इसलिए लेबर कॉस्ट ये खेती में गोबर लगाने का बच जाता है। इसमें फ़ायदा होता है। कुछ दूसरी इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं होती है इसलिए। और इसके साथ साथ में इसमें अधिक फ़ायदा भी है। गाय पालन में क्या होता है उसमें लागत बहुत अधिक हो जाता है, सब चीज़ टाइमली किया जाता है और इसमें है कि इसमें आपको कोई टाइम टेबल की बात है। सूकर पालन से सालाना आपको कितनी आमदनी हो जाती है? सूकर पालन से यानी अब तो इस्टेब्लिश्ड हो गया, इसीलिए काफ़ी आमदनी हो जाती है। करीब यानी एवरेज पर मंथ कम से कम 60,000 तो ज़रूर हो जाते हैं। उसमें से करीब ये 25 से 30,000 रुपये खर्च होते हैं, बाकी बचत ही समझिए। सूकर पालन के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि कुछ मुर्गियाँ भी चहचहा रही हैं, तो आप मुर्गी पालन भी किए हैं, तो इसका आप अपने खेतीबाड़ी में कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं? मैं सही में अगर ये कहूँगा कि जितने साइंटिफिक खेती हैं और देहाती खेती यानी खेती बाड़ी में जो भी हो, चाहे पशुपालन हो चाहे मुर्गी पालन हो, इसमें काफ़ी अंतर होता है। हमारे जितने लोग गरीब होते हैं, अगर इस सूअर पालन में ही कहें कि आप इसमें 30 रुपये किलो वाला फीड दीजिए तो नहीं होगा। मैंने क्या किया कि खेती की जो बाय प्रोडक्ट है उसी को मैंने इनको खिलाने शुरू किया। इसी प्रकार मुर्गी में भी मैं अभी बनराजा पाल रहा हूँ।
साधारण ब्रॉयलर नहीं है। तो ब्रॉयलर को एकदम प्रिस्क्राइब्ड फीड देने से ही बढ़ेगा और तभी उसकी ग्रोथ होगी। लेकिन ये बनराजा जो बिरसा एग्रीकल्चर का ये है, ये हमने KVKC के थ्रू से लाया और देखा कि ये जो चीज़ दे दिए वही खाता है। तो मैं धान का भूसा भी दे देता हूँ, धान भी दे देता हूँ, गेहूँ भी दे देता हूँ, घास काट के डाल देता हूँ, तो ये मुर्गियाँ खाती हैं। बत्तख भी उसी प्रकार हैं, सुअर भी इसी प्रकार हैं, इसीलिए बिल्कुल खर्च नहीं है। तो हमारे गरीब जनता के लिए ये है। और जब भी हम लोग कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं या लोग मेरे पास आते हैं, मैं सब कुछ बताता हूँ, ऐसा कीजिए। तो साथ ही में आप कहाँ से इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त किए? मैं कोई प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया, ऐसे ही मैं अपने से ही इसको करते चला गया। लेकिन इसका इंस्पिरेशन डॉक्टर मिश्रा से मिली, क्योंकि वो कुछ जानकारी हमको दिए। यहाँ कृषि मेला वगैरह लगते हैं तो हम देखने के लिए चले जाते थे। तो एक दिन परिचय हुई और उन्होंने बताया कि ये चीज़ है, आप TND का एक वैरायटी है इसका, उसको पालिए, जो इस छोटा नागपुर के लिए या झारखंड के लिए बढ़िया है। मैंने उसको लाया रांची से, सिर्फ 1 पीस लाया था और उसी से डेवलप करके अभी कम से कम मेरे ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम में 400 परिवार पाल रहे हैं, यही जो हमारे थ्रू से गए। और कुछ तो बड़े इसके ये पालने वाले हो गए हैं, फार्म बना लिए। तो आपने अभी प्रोफेसर साहब बताया कि आप खुद ब खुद किए हैं, तो मैं आप देख रहा था आपके चैम्बर में कि बहुत सारा पुरस्कार आपको मिला है। तो आपको ये पुरस्कार किस वजह से मिला है? हमारे अथॉरिटी जो हैं या कृषि विभाग के हों चाहे पशुपालन के हों, आकर देखते हैं तो वही लोग शायद अगर सरकार को कहते होंगे कि आप उनका देखिए और उनको दीजिए, अवार्ड दीजिए। तो इतना लगातार हमको अवार्ड मिलते गया, इतना सर्टिफिकेट वगैरह दिए या बुलाए गए, उसमें हमको सम्मानित किया गया। तो और इसीलिए इतने सर्टिफिकेट जमा हो गए हैं। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरे दूसरे किसानों को दीजिए, हमको दीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमको तो मिला ही हुआ है। दूसरे की इंस्पिरेशन देना है दूसरे किसान को, इसलिए उनको दीजिए। प्रोफेसर साहब, मैं अंत में यही जानना चाहता हूं कि इस उम्र में भी आप अपने कारोबार में या यूं कहें खेती बाड़ी में आप कितना समय दे पाते हैं? अच्छा, इसका भी सुन लीजिए। मैं 4 बजे उठता हूं, 4:30 बजे तैयार होकर मैं घर से गाड़ी लेकर निकल जाता हूं और उसके बाद लगातार 6 बजे शाम तक मैं काम करते रहता हूं। 6 बजे मेरा अपना रेसिडेंस में चला जाता हूं और तब आराम करता है। इसीलिए समझिए कि कम से कम 12 घंटा तो हुआ ही। ये है। तो देखा किसान भाइयों, इस उम्र में भी ये कितने अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं और खेती बाड़ी से ही जुड़ना लोगों को तरोताज़ा करता है। साथ ही उम्र के इस पड़ाव में मैं बताना चाहता हूं कि जब लोग मोक्ष की इच्छा करते हैं, ये सही माने में ये मोक्ष यहीं से प्राप्त कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी। हाँ, अब बताइए कितकी भाजी, देखे ना जेरम सरंग जी के बारे में? हम तो आश्चर्यचकित हैं कि इस उम्र में भी और इतने मेहनत करते हैं और मेरे पास शब्द नहीं है उनके ऐसे ही कामयाब थोड़े ही हैं, परिश्रम के बल पर कामयाब हैं। तो किसान भाइयों, अब हमारा समय हो चला है। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। पता तो आपने नोट कर लिया, लेकिन हमें खत लिखना मत भूलिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो या अपना सुझाव देना हो, हमें खत अवश्य लिखिएगा। आपके खतों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।